आज मैं आपको दरअसल एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़की है जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और ऐसे में उसने कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फंसाया। ये केस दिल्ली में दर्ज हुआ, मुकदमा हुआ, जांच हुई, इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आखिरकार अदालत में इन मामलों का क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ एसीपी हैं वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी, वो पूरी जानकारी देंगे। दरअसल ये वही इस केस के मेन आईओ थे, सुपरवाइज कर रहे थे, जो पूरा केस प्रकाश में आया था, जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाकायदा हनी ट्रैप में फंसाया गया था। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता लगा ये लड़की का तो ये काम ही है कि वो कई सारे लोगों को, कई और मिनिस्टर्स को, कई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उसने फंसाया था। वेद भूषण जी, कब का मामला है, क्या हुआ था बताइए। देखिए, हनी ट्रैप कोई नई चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर। आपने सुना होगा इन अप्सरा और इंदर जो हमारे भगवान थे वो भी एक तरह से हनी ट्रैप में फंस गए थे। बड़े लोग उदाहरण देते हैं जब धार्मिक चर्चाएं होती हैं कि वो भी हनी ट्रैप में आ गए थे। तो हम तो कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग के आदमी हैं, ज़मीन के आदमी हैं। तो ये उस टाइम भी चल रहा था, बड़े बड़े हनी ट्रैप हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं और इंडिया में इस तरह के स्कैंडल्स की कभी कमी नहीं रही। परंतु अब जिस तरह से बाढ़ आ गई है ड्यू टू वन और अदर रीज़न, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बहुत जल्द में अमीर बनना चाहती हैं, लड़कियां पैसे कमाना चाहती हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हैं और वो इस तरह की चीज़ों में जब उनको कहीं कामयाबी नहीं मिलती अपने फील्ड के अंदर, तब वो उनको लगता है कि ये सबसे ईजी तरीका है पैसे को कमाने का। अभी जिस तरह से आप जिस केस की आप बात कर रहे थे, ये केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, कोई सोच सकता है इतने बड़े लेवल की लॉयर, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए बहुत सारी मेहनत और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वहाँ रजिस्टर होने के बाद में फिर वो बड़े बड़े यूपी के बहुत बड़े एक मंत्री को, मैं कहूँ बल्कि मुख्यमंत्री को और एमपीज़ को, मिनिस्टर्स को किस तरह से वो ल्यूक्रेट करती थी, किस तरह से उनको क्लासिफाई करती थी। जब हमने उसकी सारी जांच की तो उससे पूछा गया, उस सो कॉल्ड महिला से जो हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थी, कि ये आप कैसे करती हो। तो उन्होंने बताया कि उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो ढूंढती हैं कि कौन आदमी एज्ड है, एज मतलब 60, 65, 70s में है। उसके पीछे वजह ये थी कि एक तो वो आदमी पैसे वाला होना चाहिए, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न वो चेक करती थी, उसके बाद में उसके प्रोफाइल की जानकारी लेती थी, उससे कांटेक्ट करती थी। जो प्रेजेंट केस था उसके अंदर गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड का कोई मामला चल रहा था, उसकी नॉलेज में था। उसने वहाँ के एक एमपी साहब को कांटेक्ट किया कि लैंड का मामला है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इसको सुलझा दूँगी। इस तरह वो नज़दीकी आई। अब उसने अपने जाल में इस तरह उनको फंसाया कि जब वो आते थे तो उनको बाकायदा एयरपोर्ट पे रिसीव करना, उनको खाना खिलाना, उनका डिनर अरेंज करना, इवन अपनी गाड़ी में उनको लेकर जाना, सरकारी गाड़ी में भी नहीं लेके जाना। उनका आलीशान फ्लैट, चमचमाती हुई गाड़ियाँ, बेडरूम, बड़े विलासतापूर्ण बेडरूम, ऐसी बेडशीट उसके ऊपर होती थी कि आदमी बड़ा कामुक, जो भावनाओं को आदमी को अट्रैक्ट करती हैं। सामने टीवी लगा हुआ है, टीवी के पीछे एक हिडन कैमरा है, वो पिछले दूसरे रूम से उसका ऑपरेशन होता है, वहाँ से ऑन कर दिया जाता है। उसमें शराब भी है और तमाम चीज़ें हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। पूरी रात प्रोग्राम होते हैं, सारी रात कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। जब वो पूरी तरह से मामला पक जाता है तब मोटी डिमांड आती है। आप डिमांड सुनकर हिल जाएंगे कि लाखों में नहीं, करोड़ों में, कई की करोड़ों में डिमांड होती है। वो आदमी की हैसियत के हिसाब से बार्गेन करती हैं कि भाई इतने पैसे मुझे चाहिए, इतने पैसे मैं पुलिस को भी दूंगी, इतने पैसे मैं जुडिशरी को भी दूंगी। वो बिल्कुल ओपन बताती हैं कि मैं सब जगह से मेरा कनेक्शन है और आपको यदि इस स्कैंडल से निकलना है, अपनी प्रेस्टीज, इज्जत, सम्मान अपना बचाना है, तो आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो बड़े से बड़े सूरमा भटक जाते हैं, अपने रास्ते से छूट जाते हैं, अलग चले जाते हैं। तो वो इस तरह के केस में यही हुआ। वो जो मोहतरमा थी वो 1.5 साल बंद भी रहीं जेल के अंदर। जब भी उनकी सुनवाई होती थी, जो महिला जज थी सेशन में इतनी नाराज़ थी कि एक तो आप इतने बड़े प्रोफेशन के अंदर और आप इस तरह के काम में लिप्त हो, तो वो उनको बेल ही नहीं देती थी। इवन हाई कोर्ट में भी उनकी फाइल को ऑलमोस्ट नहीं, अगर इस केस की मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि उसने हनी ट्रैप्ड किया और उसके बाद जो है वो डिमांड्स उसने की, मनी की डिमांड की, तो उसके बाद ये केस कैसे एकदम हाईलाइट हुआ, कैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो फंसे थे उन्होंने कैसे अप्रोच किया पुलिस को, और उसके बाद ये कैसे इसकी मॉडस ऑपरेंडी पूरी। देखिए, जो बाकी केसेस थे उनके बारे में FIR भी हुई हैं
और वो एफआईआर बाद में क्लोज हो गई क्योंकि उसमें पैसे की ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। जो भी समझौता हो गया, जो भी पैसे उसकी रिक्वायरमेंट के थे उसको मिल गए, निगोशिएट हो गया। इस केस के अंदर चूंकि डिमांड बहुत थी और जो सो कॉल्ड नेता थे बहुत पावरफुल थे, तो कहीं से पुलिस के ऊपर भी एक दबाव था कि इस मामले को सेटल करा जाए। परंतु आदमी जब चोरी करता है तो कहीं ना कहीं गलती छोड़ जाता है। वो जो मोहतरमा थी वो गलती से जो उनकी डिमांड थी वो फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड हो गई। और वो सारी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस के पास आ गई। पुलिस ने जब सारी रिकॉर्डिंग को चेक किया, उसकी आवाज़ को मैच कराया, एफएसएल से मैच कराया, तो पता लगा कि ये जो सेम वो है जो डिमांड कर रही हैं। और उन पर रेड करके उनको अरेस्ट किया गया, सालों जेल के अंदर रही। फिर बाद में ट्रायल के बाद में किसी तरह से दोनों के अंदर पैचअप हुआ और मामला दिल्ली की उच्च अदालत से, हाई कोर्ट से वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह के जो केसेज हैं इनमें कैसे बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये नहीं छोटे लेवल पे नहीं होते, मिडिल लेवल पे भी होते हैं, छोटे झुग्गी झोंपड़ी वालों में भी हनी ट्रैप केस होते हैं। हर एक का लेवल अलग अलग है। इसलिए समाज में ज़रूरत है कि इस तरह के जो हनी ट्रैप के जो मैटर हैं बिल्कुल उनसे सतर्क रहा जाए। क्योंकि वो आपको मुझे बताइए, जब आपने इन्वेस्टिगेशन की तो आप लड़की तक, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपको बताया कि भाई ये लड़की है, आप उस तक अप्रोच आपने किया, मुझे याद है कि आपने एक घर को भी रेड किया था जिसमें बहुत सारा एक कंट्रोल रूम टाइप मिला था। बिल्कुल प्रॉपर एक फ्लैट था, आलीशान फ्लैट, बेड थे उसके अंदर, टीवी लगे हुए, फ्रिज लगे हुए। कौन सा ऐसी चीज़ थी, लग्जरी की चीज़ उस फ्लैट में नहीं थी। वहाँ पर मतलब बेतादाद के अंदर उसके बेडरूम के अंदर से कंडोम्स का निकलना, व्याग्रा की गोलियां निकलना, शराब की बोतल निकलना, विलासता की तमाम सुविधाएं उस फ्लैट के अंदर मुहैया थी। क्योंकि बड़े लोगों को एंटरटेन करना पड़ता था, तो बड़े लोगों को एंटरटेन करने के लिए विलासता की जो हाइट है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से हनी ट्रैप केसेज आज के समाज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं और ख़ास तौर से इस दौरान में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है आप तमें जो व्यूअर्स हैं कि वो बहुत केयरफुल होकर रहें। आजकल और एक नया ट्रैप निकला है कि उसमें लड़की आपसे बात करेगी, आपके कपड़े उतार देगी, खुद भी अपने कपड़े उतार देगी, फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करेगी, फिर वो आपको ब्लैकमेल करेगी। ये बिल्कुल एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। दिल्ली पुलिस महासंघ के ऑफिस में इस तरह की बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे फ्लडेड हैं, लोग आते हैं कि बहुत परेशान हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्लैकमेल की धमकी दी जा रही है कि आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर। वेदभूषण जी, इसकी शुरुआत तो उसी आदमी से होती है जो इनके बहकावे में आ जाता है। एक तरह से कहा जाए कि वो अगर इस तरह की ऑफर्स आएंगी तो अगर आदमी बहकेगा तो उसके बाद ही तो सारी चीज़ शुरू होती है। देखिए ये आदमी की एक बेसिक इनहेरेंट कमजोरी है कि वो चाहे अपनी उम्र को भी नहीं देखता, अपनी छोटी सी पोती की उम्र, नातिन की उम्र के बराबर की लड़की से भी वो दोस्ती करना चाहता है। और कई बार हालात उसको ऐसा बना देते हैं। आपने देखा होगा कई बार आदमी नॉर्मल हालात में ठीक होता है, पर जब वो शराब पी लेता है या विलासता के मूड में होता है तो उसका माइंड का सेटअप बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो कुछ और तरह की डिफरेंट टाइप की उसकी डिमांड आने लगती हैं। तो यही तमाम चीज़ें हैं जो हनी ट्रैप की तरफ लोगों को लेकर जाती हैं। आमतौर पे आदमी अच्छा होता है, परंतु जब उसको लगता है कि इजीली कोई चीज़ अवेलेबल है और मैं उसके साथ में किसी को पता नहीं लगेगा, परंतु वो पता नहीं लगेगा वही चीज़ उसके लिए सबसे खतरनाक होती है। वो सबके वो पब्लिक डोमेन में बम की तरह ब्लास्ट होने को होती है। तब वो आदमी एकदम घबराता है कि ये तो मैं कुछ और सोच रहा था, निकला कुछ। तभी वो अब झटके के अंदर वो बहुत जो मोटा उनका पैसा लेने का पर्पज होता है, लेके वो अपना गुम हो जाते हैं, तिड़ी हो जाते हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि लोग जागरूक हैं, समझें, इस तरह की चीज़ों पे ना इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये थोड़ी देर की जो सुख की भावना है उनको बहुत बड़े दुख का कारण बन सकती है। लोग सुसाइड कर गए हैं, लोगों की घर की स्थिति ख़राब हो गई है जब हनी ट्रैप में पकड़े गए हैं, जानकारियाँ उनके परिवार को मिली है, पूरी ज़िंदगी कलह में निकलती है। तो अच्छा है कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। सर, इस केस में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला आपने कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश पकड़ा था, क्या पता लगा था जांच में कि इस लेडी का ये एक प्रोफेशन था, सिर्फ एक केस को टारगेट किया था या सैकड़ों ऐसे केस थे और कई सारी, कितनी एफआईआर उस लड़की? इसके साथ में ये अकेली नहीं थी, इसके साथ में पूरा गैंग ऑपरेट करता था और गैंग भी ठीक ठाक क्रिमिनल्स, यूपी के मुजफ्फरनगर के ठीक ठाक क्रिमिनल्स थे जो इसकी बैक में रहते थे। पैसे का बंटवारा नेचुरली जब होता होगा तो उनका भी मेजर शेयर रहता होगा उसके अंदर। और इस केस के अंदर भी इसका एक साथी भी अरेस्ट हुआ था, तो उसकी भी इंट्रोगेशन में चीज़ आई थी कि दोनों मिलकर किस तरह से ऑपरेट करते थे। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगाने हैं, टीवी के ऊपर हिडन कैमरा कैसे लगाना है, कैसे उसको उसकी गाड़ी को टैप करना है कि गाड़ी यहाँ आई थी। हर चीज़ के बारे में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, पूरी जानकारी होना, कानून की जानकारी होना, तो अपने आप में वो हर चीज़ में बड़े प्रिकॉशन और सावधानी चलते थे। परंतु उनकी
ये बुरे दिन थे कि मैं उस केस का आईओ निकला, मेरे सामने मामला आया, मामले को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। वो चाहती तो रेप केस का मुकदमा नॉर्थ एवेन्यू थाने में चाहती थी, परंतु गलती से वो उल्टा एक्सटॉर्शन के केस में फंस गई, चीटिंग के फ्रॉड के केस में फंस गई और सालों उनको जेल में रहना पड़ा। तब जाके हनी ट्रैप के केस का अंत हुआ। दोस्तों देखा आपने किस तरह से वेद भूषण जी ने इस केस को एक तरह से कहा जाए बिल्कुल ट्रैप किया। खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और मुझे अच्छी तरह से केस हमने भी कवर किया था। और उसके बाद एक बाकायदा एक फ्लैट में रेड की गई थी और वहाँ से तमाम इक्विपमेंट मिले थे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लीडिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ऐसे में जाहिर तौर पर शर्म की तो बात होती है क्योंकि परिवार में बहुत बड़ा समाज के अंदर एक स्टिग्मा होता है। परिवार जो इतनी प्रेस्टिजियस परिवार से आता है, उसकी कंस्टिट्यूंसी होती है, करोड़ों लाखों लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि उसका समाज में एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है, तभी इतना बड़ा लीडर बनता है। लाखों आदमियों से चुनकर आता है, तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक धब्बा होता है जिसको मिटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता है। बिल्कुल सही कहा, और इस तरह के केस को वर्कआउट किया था। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वेद भूषण जी के साथ हम तमाम कहानियों पर बात करेंगे। तो एक कहानी की एक सीरीज मैंने आपको दिखाई, एक एपिसोड दिखाया कैसे एक एमपी हनी ट्रैप में फंसा और कैसे उस सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी धूमिल होते होते बच गई, क्योंकि वो जब फंसा तो उसने सब कुछ राज उगल दिए, सच्चाई बता दी। पुलिस ने उल्टा केस रजिस्टर किया। अगर चाहती तो लड़की खुद रेप केस भी दर्ज, आखिर लड़की ने उस समय तो चाहा होगा वेद भूषण जी, लड़की ने रेप का दर्ज नहीं कराना चाहा, उसने बाकायदा कंप्लेंट दी, कोर्ट में गई हम लोगों के पुलिस के खिलाफ कि मेरी रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, एमपी साहब को एंटरटेन किया जा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। आप सोचिए कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण, जबकि कोर्ट का निर्णय होता है कि पहले मुकदमा दर्ज करा जाए, बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये बहुत रेयर मामला था कि जहां कोर्ट ने हमारी बात को माना कि किसी की एफआईआर दर्ज करना आसान काम है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, बड़े बड़े आदमियों के पसीने ला देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक नाव के अंदर 40 आदमी जा रहे थे। जब नाव किनारे लगी तो जो खेवट था, चलाने वाला था, वो नाव के अंदर किसी आदमी ने कहा कि खेवट की लड़की भाग गई है। वो बेचारा बहुत परेशान, उसकी इज्जत सम्मान सब कुछ स्टेक पर आ गया। परंतु जब वो घर पहुंचा, देखा बेचारी सीधी सादी लड़की उसकी खाना बना रही थी घर के अंदर। अब उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसकी लड़की सेफ थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो 40 बैठे हुए थे, सवारी थी, 40 ने 80 को बताया, 80 ने 160 को कर दिया। पूरे समाज के अंदर उसको जो कलंक और दुर्भावना एक दिन 2 दिन जो फेस करने को मिली, तो उस स्टिग्मे को वो कभी नहीं निभा पाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता लगेगा कि लड़की भागी भी थी या नहीं भागी थी, केवल एक बात चलाएगी। तो एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि यदि किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो समाज के अंदर बहुत बड़ा मैसेज आता है कि ये तो आदमी निकम्मा था, घटिया था, या औरत गलत थी, ये गलत था। तो इसलिए एफआईआर दर्ज की जाते टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत ज़रूर जाँच की जाए, अन्यथा किसी की ज़िंदगी, किसी की आबरू खतरे में पड़ सकती है एक झूठी एफआईआर होने मात्र से। बिल्कुल सही कहा वेद भूषण जी। कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो कीजिए, किया है तो शेयर कीजिए, शेयर किया है तो और शेयर कीजिए, यानी इसको अच्छी तरह से हर जगह फैलाइए। थैंक यू दोस्तों।